क्या पढ़ना है? माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब मनुष्य के फायदे के लिए, कल्याण के लिए जो माइक्रोब यूज होते हैं। कौन कौन से माइक्रोब ऐसे हैं जो हमारे फायदे के लिए हैं, उनके बारे में पढ़ना, वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले पेज पर आइएगा, फर्स्ट पेज पर। उसमें बताया गया है माइक्रोब क्या है। ठीक, तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, पढ़ के आया करिए, पढ़ के आया करिए स्टार्टिंग से। माइक्रोब क्या है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, इधर देख लो जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, इसमें बुक ओपन कर दो जी, थोड़ा सा इसको पॉज कर दो, पॉज कर दीजिए। क्या है, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स। ठीक, माइक्रोब्स हर किंगडम, एक लाइन लिखी हुई है पहले स्टार्टिंग में देखिएगा, दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, यहां देखिए, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यहां से माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम का मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, आपने बायोलॉजिकल सिस्टम पढ़ा ना, इसको कैंसिल करें ना, बायोलॉजिकल सिस्टम पढ़ा ना, क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं आपको माइक्रोब्स लगभग हर किंगडम में मिल जाएगा। एक किंगडम में माइक्रोब्स नहीं है, एनिमेलिया किंगडम में माइक्रोब्स नहीं है। ठीक है, बाकी सारे किंगडम में माइक्रोब्स हैं। तो माइक्रोब्स का साम्राज्य बहुत बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। माइक्रोब्स 4 किंगडम में समाहित हैं, 4 किंगडम में माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। प्लांटी में भी हैं, आपका मोनेरा में तो है ही है, प्रोटिस्टा में भी है। ठीक है, फंजाई में भी माइक्रोब्स है कि नहीं है? ईस्ट क्या है? माइक्रोब है ना। ठीक, इसके बाद में प्लांटी में है, प्लांटी किंगडम में जो कुछ एल्गी होती हैं जो माइक्रोस्कोपिक होती हैं। ठीक है, वो सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लोरेला है, यूनिसेलुलर एल्गी है ना। ठीक, तो माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम का मेन कंपोनेंट है माइक्रोब्स। अब आगे लिखा गया, देखिए, विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस किस किंगडम में माइक्रोब्स देखने को मिल जाएंगे आपको? यहां लिख लीजिएगा, इन ऑल, सभी में मिलेंगे, एक्सेप्ट किसमें नहीं मिलेगा? एनिमेलिया में। एनिमेलिया में सभी क्या है? मल्टी सेलुलर है, कोई यूनिसेलुलर नहीं है। किंगडम एनिमेलिया में सब क्या है? मल्टी सेलुलर है, वहां कोई माइक्रोब देखने को नहीं मिलता। बाकी प्लांटी में भी है और सभी में है। ठीक है, आगे है, विच आर द वंस दैट ओनली माइक्रोस्कोपिक। कौन सा किंगडम ऐसा जिसमें केवल और केवल माइक्रोब्स हैं? हाँ, मोनेरा और प्रोटिस्टा, उनमें केवल और केवल माइक्रोब्स हैं। केवल एक कोष के जीव किसमें रखे गए हैं? प्रोटिस्टा और मोनेरा में। बाकी प्लांटी में मल्टीसेलुलर भी है, यूनिसेलुलर, माइक्रोब भी है और मैक्रोब्स भी हैं। ठीक, यहां पर आप लिख लीजिएगा, प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा, और क्या है? मोनेरा। ठीक, ये हो गया। अब आगे समझिए, माइक्रोब्स हर जगह देखने को मिल जाते हैं। दे आर यूबिक्विटियस इन नेचर। यूबिक्विटियस का मतलब समझते हैं? सब जगह। ठीक है, माइक्रोब्स आर यूबिक्विटियस इन नेचर, मतलब हर जगह आपको माइक्रोब्स मिल जाएंगे। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां माइक्रोब ना मिले। बर्फ में माइक्रोब मिल सकते हैं, स्नो में। ठीक है, और हॉट स्प्रिंग में, बहुत गर्म टेम्परेचर, बहुत हॉट टेम्परेचर में भी क्या है? माइक्रोब्स मिल जाएंगे। जैसे थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया आपने पढ़ा ना, हॉट स्प्रिंग्स में, गीजर में देखने को मिलता है। माइक्रोब सॉइल में होते हैं, माइक्रोब्स एयर में है, माइक्रोब प्लांट बॉडी के ऊपर भी मिलेंगे, प्लांट बॉडी के अंदर भी माइक्रोब है। जैसे आपने पढ़ा होगा साइकस की रूट में, क्लोराइड रूट होती है ना साइकस में, उसमें ब्लूबिन एल्गी रहती है ना। ब्लूबिन एल्गी क्या है? माइक्रोब है। हमारे शरीर के भी अंदर माइक्रोब्स हो सकते हैं। ठीक, तो बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर हर जगह माइक्रोब्स हैं, इसमें यही सब लिखा हुआ है। तो समझ में आया? माइक्रोब्स किसको कहते हैं? एग्जाम्पल कहा जाए, माइक्रोब के एग्जाम्पल बताइए। तो जितने बैक्टीरिया हैं, देखिए माइक्रोब में क्या क्या आएंगे, जितने बैक्टीरिया हैं वो सारे क्या हैं?
माइक्रोब हो गया। ठीक है, प्रोटोजुआ क्या है? माइक्रोब हो गया। समझ में? बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआ है। इसके बाद वायरस क्या है? माइक्रोब्स हैं। प्रियॉन्स क्या है? माइक्रोब्स पढ़े ना। वायरोइड्स, ये सब क्या है? माइक्रोब्स है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। आगे है एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोब की अगर आपको स्टडी करनी है, अध्ययन करना है, तो क्या करेंगे? माइक्रोब को स्टडी करने के लिए माइक्रोब का तो कल्चर करना पड़ेगा, उनको ग्रो कराना पड़ेगा न्यूट्रिएंट मीडियम में। न्यूट्रिएंट मीडियम बार बार बताते हैं ना कि न्यूट्रिएंट मीडियम आगाड़ लेंगे, उस पर उसमें सारे न्यूट्रिएंट मिला देंगे और माइक्रोब का सैंपल ले आके रख देंगे। माइक्रोब मल्टीप्लाई करेंगे, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई, ढेर सारी कॉलोनी बना देंगे। फिर वहां से आप उठा करके उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो पहले तो उनको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, उनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया? यहां पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखिए। Microbes like bacteria and many fungi can be grown in the nutritive medium to form colony that can be seen here. Such culture useful in the study of microorganism. मतलब अगर आप चाहिए तो लिख लीजिए, माइक्रोब्स कैन बी स्टडीड। कैसे अध्ययन किया जा सकता है? बाय ग्रोइंग, उनको ग्रो कराएंगे इन कल्चर मीडियम, न्यूट्रिएंट कल्चर में उसको ग्रो करा करके माइक्रोब्स का अध्ययन किया जा सकता है। मैंने यहां से लिख दिया, समझ में आया? यहां तक ये फिनिश हो गया। ठीक, कि माइक्रोब्स क्या है, माइक्रोब्स कहां कहां मिल सकते हैं, किस किस किंगडम में माइक्रोब है, किस में माइक्रोब नहीं होते हैं, एनिमेलिया में। और माइक्रोब्स की स्टडी कैसे की जाती है? इस तरीके से। समझ में आया? यहाँ एक चीज छूट गई है, फंजाई। फंजाई भी क्या है? सारी फंजाई नहीं, सारी फंजाई। ठीक है, फंजाई माइक्रोब्स हो गया। आगे देखिए, इसके बाद ये कुछ डायग्राम बना हुआ है, देखिएगा। बैक्टीरिया का डायग्राम है, रॉड शेप बैक्टीरिया। ये रॉड शेप बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, बेसिलस। बेसिलस क्या है? रॉड शेप बैक्टीरिया। ये इस पर फ्लैजिला हो गया। ठीक है, स्फेरिकल जो बैक्टीरिया होता है उसको कोकाई बोलते हैं, कोकस। ये बैक्टीरिया स्फेरिकल है, गोलाकार है। ठीक है, समझ में आया? और रॉड देखिए, ये है बेसिलस। ये जो बैक्टीरिया छोटा छोटा बना है, ये बेसिलस है। ये रॉड शेप बैक्टीरिया इस तरीके से है। ठीक है, ये रॉड शेप ये हो गया, ये वाला। ये भी रॉड शेप है, लेकिन इस पर फ्लैजिला है। ये रॉड शेप बैक्टीरिया कंटेनिंग द फ्लैजिला। भाई सभी बैक्टीरिया पर फ्लैजिला नहीं होते हैं, कुछ पर होते हैं। ये रॉड शेप पर फ्लैजिला नहीं है, इस पर है, और ये कोकाई है। कुछ बैक्टीरिया कॉमा शेप होते हैं, कुछ स्पाइरल शेप होते हैं, स्पाइरलम पढ़े ना, स्पाइरल शेप में होता है। ठीक है, ये बैक्टीरियोफाज का डायग्राम है, पढ़े हैं बैक्टीरियोफाज। और ये वायरस का नाम है। ठीक है, हाँ, एडिनोवायरस, जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कराता है। यहां से यही ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि फंक्शन एडिनोवायरस से होता क्या है, तो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कराता है बॉडी में। यहाँ इसका लिखने का मकसद यही है, देखिए, इसी पर अंडरलाइन करिएगा, एडिनोवायरस का फंक्शन क्या है। टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस हो गया। ठीक है, सी डायग्राम क्या है? ये टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी आपने पढ़ा ना, स्टार्टिंग वाले चैप्टर में दिया हुआ है। इस तरीके से टीएमवी होता है, ये होता है ना, आरएनएस में होता है। ठीक है, कैप्सिड, कैप्सोमियर, ये सब यूनिट पढ़े हैं। ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है। ये क्या है? बैक्टीरिया की कॉलोनी। ठीक है, बैक्टीरिया देखिए, ये बैक्टीरिया जो आपको व्हाइट कलर के दिखाई दे रही है, सब क्या है? बैक्टीरिया की कॉलोनी। ठीक, और फंगस की कॉलोनी को पैट्री डिश, ये पैट्री डिश में फंगस को ग्रो कराया गया। ठीक, पैट्री डिश जानते हैं, कांच की एक प्लेट होती है, इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम रखा जाता है और बैक्टीरिया को या फंगस को ग्रो कराया जाता है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए इस पर। अब यहां से इस चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहां से पढ़ना। ठीक, देखिए, माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड का मतलब घर में यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट। अब जैसे इनमें देखिए, सबसे पहले है कर्ड। कर्ड क्या है? हाउस होल्ड प्रोडक्ट, दही। इसको बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया।
जो बैक्टीरिया कर्ड के सैंपल में होता है, दही में, उसका नाम क्या है? LAB, जिससे कर्ड बनती है। ये बैक्टीरिया के समूह का नाम है, ग्रुप का नाम है। इसमें कई बैक्टीरिया आते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये ग्रुप है, समूह है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें लिख लीजिएगा, बुक में नहीं होगा। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, बेसिलस लैक्टिस, पूरा नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। एक तो ये हो गया। दूसरा है लिपोनोस्टॉक, लिपोनोस्टॉक, ठीक। और तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस। ये 3 बैक्टीरिया हैं जो क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रुप में आते हैं, ठीक। ये बैक्टीरिया जो कर्ड में होता है, कर्ड का थोड़ा सा सैंपल जब मिल्क में मिलाया जाता है तो क्या बन जाती है? कर्ड। जो सैंपल मिलाते हैं उसको बोलते हैं इनोकुलम या स्टार्टर। समझते हैं ना? दही का जावन जिसको कहते हैं वो स्टार्टर होता है या इनोकुलम बोलते हैं, ठीक। तो उसमें ये बैक्टीरिया हैं, ये जब मिल्क में ट्रांसफर किए जाएंगे तो ये कर्ड को क्या करें? ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड। क्या बनाते हैं? ये लैक्टिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। किस प्रोसेस से? फर्मेंटेशन से। कौन सा प्रोसेस रहेगा? फर्मेंटेशन। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क को जमा देगा। मिल्क से क्या बन जाएगा? कर्ड बन जाएगी। कर्डलिंग को बोलते हैं कोएगुलेशन। इसको और क्या कह सकते हैं? कोएगुलेशन, ठीक है, कोएगुलेशन। तो कर्डलिंग या कोएगुलेशन बात एक ही होती है। मिल्क जम का कर्डलिंग हो गया, कर्ड बन गया उससे, ठीक है, कोएगुलेट कर गया, जम गया, एक तरीके से कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब तो मिल्क जो है कर्ड कैसे बनती है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और लैक्टिक एसिड क्या है? वो मिल्क को कर्ड में बदलेगा। कैसे बदलेगा वो देखिए। मिल्क में एक प्रोटीन होती है, मिल्क में एक प्रोटीन है कैल्शियम, केसिन प्रोटीन। क्या नाम है उसका? केसिन प्रोटीन है, मिल्क में है, ठीक। ये प्रोटीन है। मिल्क से जब बनती है कर्ड तो बैक्टीरिया कौन सा यूज होता है? LAD। ये केसिन प्रोटीन को चेंज कर देता है कैल्शियम पेराकेसिनेट में। मिल्क में ये प्रोटीन सॉल्युबल फॉर्म में है, घुलनशील अवस्था में है, ठीक है। ये किस फॉर्म में होती है? सॉल्युबल स्टेट में है, ये सॉल्युबल है मिल्क में। लेकिन जब कर्ड बनती है तो ये प्रोटीन अपना रूप बदल देती है और ये बन जाती है कैल्शियम पेराकेसिनेट, पेराकेसिनेट में, केसिनेट NAT, और ये इनसॉल्युबल है। ये क्या है? इनसॉल्युबल। तो मिल्क में जो प्रोटीन है सॉल्युबल स्टेट में, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और मिल्क कोएगुलेट कर जाता है, ठीक, और बन जाएगी कर्ड। तो मेन रोल है लैक्टिक एसिड का, जो किसने बनाया? बैक्टीरिया ने बनाया। अब कर्ड का बेनिफिट बताया गया है, कर्ड खाने से फायदा क्या होता है? तो कर्ड से, क्योंकि आपके स्टमक में जब भोजन पहुंचता है तो इस भोजन के रास्ते अगर कुछ माइक्रोब्स ऐसे पहुंच गए हैं जो क्या हैं? हार्मफुल हैं, डिजीज कर सकते हैं, तो उनको ये मारने का काम करता है कर्ड। क्योंकि कर्ड में लैक्टिक एसिड है, कर्ड में क्या है? एसिड है। वो एसिड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को मारता है जो खाने के द्वारा आपके स्टमक में पहुंचते हैं, ठीक है। तो पहला कर्ड का फायदा क्या है? ये किल करेगा, किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, माइक्रोब्स कहां पर? इन स्टमक में, आपके स्टमक में अगर कोई पहुंच गए तो उनको ये किल करने की कोशिश करेगा कर्ड, ठीक। दूसरा क्या है? कर्ड में विटामिन B12 बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, रिच इन विटामिन B12, विटामिन B12। तो एक बात बताइए, क्या मिल्क में विटामिन B12 नहीं होता? अच्छा, एक बात बता सकते हैं, क्या मिल्क में ये बैक्टीरिया, एक साधारण मिल्क है, क्या उसमें ये बैक्टीरिया नहीं होगा? हाँ, अच्छा, क्या ये सिंपल मिल्क में ये विटामिन B12 नहीं होता है?
याद रखिए ये बैक्टीरिया आपका मिल्क में है, होता है बहुत माइन्यूट, क्योंकि ये बैक्टीरिया एयर से पहुंच सकते हैं, ठीक है। मिल्क में है, मिल्क में विटामिन B12 है, लेकिन जब मिल्क में कर्ड मिलाया जाता है तो कर्ड में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। लाइन यहां पढ़ लीजिए, कहीं लिखा देखिए, मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। हाँ वही समझाने, देखिए ये देखिए कर्ड लिखा है, कर्ड improves the nutrient quality by increasing the vitamin B12। कर्ड में विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हमने कर्ड के सैंपल में था बहुत ज्यादा मात्रा में, जब उसको मिल्क में मिलाया तो बहुत ज्यादा मिल्क में उस कर्ड में, क्योंकि कर्ड में ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो विटामिन B12 का सिंथेसिस कर्ड में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए याद रखिए इंक्रीजिंग, ठीक है। तो एक बेनिफिट ये हो गया। दूसरा क्या है, विटामिन B12 की सिंथेसिस ज्यादा होती है कर्ड में, ठीक, और इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, समझ में आया। तो ये इसका कर्ड का बेनिफिट, हटा दें इसको, आगे देखिए। दूसरा इसमें है इडली एंड डोसा, एक प्रोडक्ट जो घर पे बनाया गया कर्ड, दूसरा है इडली एंड डोसा। इडली और डोसा बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, डॉ, DOUGH। डॉ क्या है, जो कह सकते हैं आटा, चावल, हाँ फूला हुआ आटा, चावल और उसमें दाल को पीस करके बनाया जाता है ना इडली और डोसा। तो जो आटा जो बनाया जाता है उसको ओवरनाइट रख दें, रात में अगर गूंथ के रख दिया जाए तो सुबह तक, आप कोई भी आटा अगर रात में आप गूंथ के रख देंगे सुबह तक वो फूल जाता है। या सुबह ही नहीं, दिन में गूंथ दीजिए 4 घंटे में फूल जाएगा। तो क्या कारण है फूल गया वो, माइक्रोब्स, वातावरण में ईस्ट टहल रहा है, ठीक है। आपने ईस्ट नहीं भी मिलाया तब भी वो आटा फूल जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से ईस्ट कहां मिलता है, उस आटे में मिलता है, उस आटे को क्या कर देता है, फुला देता है। तो यहां पर इडली डोसा बनाने में जो क्या यूज किया जाता है, डो, ठीक है, ये हो गया। डो पफी हो जाएगा, आटा क्या हो जाता है, पफी, ठीक। पफी अपीयरेंस ऑफ द डो, जो डो है वो पफी हो जाता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि उस आटे में एनवायरमेंट से क्या मिलता है, इसमें एनवायरमेंट से क्या मिलेगा, ईस्ट मिलेगा, वातावरण से आएगा। और ईस्ट को जानते हैं, इस आटे में एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, अवायु श्वसन करेगा। अवायु श्वसन करेगा तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा और प्लस CO2 बनेगा। CO2 उस आटे में से बाहर निकल जाएगी और आटा क्या हो जाएगा, पफी हो जाता है। तो पफी अपीयरेंस ऑफ द डो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द CO2 गैस बाय द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट से CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच मेटाबॉलिक पाथवे टेकिंग प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द CO2। उस आटे में जो CO2 बन रही थी डो में, उसमें कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसको आप फर्मेंटेशन कहेंगे, ठीक है, उसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन उसको क्या कहेंगे यहाँ, फर्मेंटेशन। तो यहां लिख लीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर क्या है, फर्मेंटेशन है, ठीक है, हिंडवन जिसको कहते हैं। आगे, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर द फर्मेंटेशन कम फ्रॉम। उस आटे में फर्मेंटेशन हो रहा है तो बैक्टीरिया कहां से आया, आटा क्यों फूल गया, हमने तो नहीं मिलाया, ठीक है। याद रखिए जब ईस्ट को मिलाते हैं, खमीर जिसको कहते हैं, तो ईस्ट माइक्रोब है, वो आटे को फुला देगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिलाया फिर भी फूल गया, वो एनवायरमेंट से आया। जल्दी फुलाना है आटे को तो आप ईस्ट अलग से मिला सकते हैं। तो ये कहां से आए, यहां पर माइक्रोब, एनवायरमेंट से आए, अपने आप आए, ऑटोमेटिक, ठीक है। यहां आंसर क्या होगा, एनवायरमेंट। एक तो ये हो गया, ठीक है। अगला चीज क्या है, ब्रेड प्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए जो ब्रेड बनाने में ईस्ट को यूज किया जाता है, ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, यहां लिखा हुआ है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये ईस्ट का साइंस, इसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। अगर ईस्ट को बेकरी में यूज कर रहे हैं
वहां उसका नाम तो वही रहेगा, ईस्ट तो वही रहता है, उसका साइंटिफिक नेम वही है, लेकिन उसको वहां बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। और अगर उसी ईस्ट को आप जो है अल्कोहल बनाने में यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं? ब्रीवर्स। ठीक है, ये बेकर्स ईस्ट है, दोनों में डिफरेंस है। ये हो गया, सबको बताइए। आगे देखिए, इसके बाद में टोडी। टोडी एक साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है, पारंपरिक है, पहले से यूज करते आ रहे हैं, जिसको ताड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पाम होता है, पाम, ठीक है, पाम के ट्री पर मटका बांधा जाता है, उसको थोड़ा सा कट करके, तो पाम से जो सैप रिलीज होता है, सैप लिक्विड, वो सैप उसमें धीरे धीरे इकट्ठा होता है और इन्वायरमेंट से ईस्ट आता है। ईस्ट उसको फर्मेंटेशन कर देता है और क्या बना देगा? टोडी बना देगा। अब चूंकि उसमें अल्कोहल की भी मात्रा थोड़ी सी होती है, क्योंकि चाहे इडली डोसा बन रहा है, चाहे ब्रेड बन रही है, सभी में इथेनॉल बनता है, लेकिन यहाँ इथेनॉल थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है टोडी में। समझ में आया? यहाँ इथेनॉल का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो टोडी ट्रेडिशनल ड्रिंक है। आगे एक चीज अंडरलाइन करिएगा, माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं फिश के फर्मेंटेशन में, मछली के फर्मेंटेशन में। ठीक है, और सोयाबीन, जो सोया सॉस आता है, सोया सॉस, वो सोयाबीन के द्वारा सोयाबीन को फर्मेंट कर देते हैं। सोयाबीन को क्या कर देते हैं? माइक्रोब से फर्मेंटेशन कराते हैं। और एक है बैम्बू शूट, जो बांस होता है, बांस का जो कह सकते हैं, उसको भी फर्मेंट कराते हैं। बैम्बू का जो शूट होता है उसको फर्मेंट कराते हैं, फर्मेंटेशन उसका भी कराते हैं। ठीक, क्या किसके लिए? टू मेक द फूड। समझ में आया? और आगे है चीज। तो देखिए, एक नाम आपने सुना होगा, चीज। चीज और पनीर में डिफरेंस होता है, कोई बताएगा क्या डिफरेंस है? सेम नहीं है, कहते तो हैं चीज और पनीर एक ही, लेकिन वो अलग अलग चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, उसी से मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस, सभी डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए, पनीर को बनाने के लिए माइक्रो, पहली चीज, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, चीज और पनीर में डिफरेंस क्या है। इसको बनाने के लिए माइक्रोब का सहारा लिया जाता है। यहाँ कोई माइक्रोब नहीं यूज करते, मिल्क को एसिड से फाड़ते हैं, दूध फाड़ के पनीर बनाया जाता है। तो यहाँ एसिड यूज किया जाता है कोएगुलेशन के लिए, क्योंकि जब मिल्क फटेगा तो जम जाएगा एक तरीके से। यहां भी मिल्क को फाड़ा जाता है, लेकिन माइक्रोब की सहायता से। ये बेसिक अंतर है। ठीक है, तो चीज में क्या करते हैं? कर्डलिंग, कर्डलिंग बाय माइक्रोब्स। किसकी सहायता से कर्डलिंग कराते हैं? माइक्रोब्स। बैक्टीरिया भी हो सकता है और फंगस भी हो सकता है। और यहां होती है कर्डलिंग बाय एसिड, एसिड से। विनेगर है, सिट्रिक एसिड है, ये सारे एसिड से इसकी कर्डलिंग कराई जाती है। ठीक, दूसरी चीज क्या है? चीज की राइप, चीज कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आज बनाया तो आज ही यूज करने लायक वो नहीं रहता है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, इसमें फ्लेवर वगैरह नहीं है, ये कॉमन टेस्ट होता है इसका, पनीर का। इसमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया की मदद से फ्लेवर को ऐड कराया जाता है। तो ये कह सकते हैं इसकी एजिंग कराई जाती है और इसकी ये फ्रेश यूज किया जाता है। पनीर को हम लोग फ्रेश यूज करते हैं, जबकि इसको बनाने के बाद में हफ्ते, 10 दिन, महीने भर ऐसी रखा जाता है, तब इसको यूज करते हैं ताकि उसमें फ्लेवर आ जाए। ठीक है, और यहां इसको फ्रेश फॉर्म में यूज किया जाता है। लिख सकते हैं यूज्ड आफ्टर एजिंग, इसको एजिंग के बाद यूज करते हैं। ठीक है, और ये एंड यूज्ड इन फ्रेश फॉर्म, इसको फ्रेश फॉर्म में एकदम ताजा ही यूज किया जाता है। और पनीर को कॉटेज चीज कहते हैं, इसका दूसरा नाम है कॉटेज चीज। ठीक, कॉटेज चीज भी कहते हैं पनीर को। तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए, चीज बनाने के लिए मिल्क की कर्डलिंग कराई जाएगी। तो लिखा ना, चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम
जो माइक्रोब्स के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, अब चीज कई तरीके के हैं, डिफरेंट वैरायटी आती है चीज की। बुक में 2 वैरायटी है, स्विस चीज और रॉकी फर्टी चीज। ठीक है, स्विस चीज और रॉकी फर्टी, तो 2 चीज यहां पर आपको लिखी गई हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए कि अगर पूछा जाए टाइप्स ऑफ द चीज किस पर डिपेंड करता है, चीज के कई प्रकार हैं, बुक में 2 दिए गए हैं, तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है, ठीक है, और उसका टेस्ट कैसा है। समझ रहे हैं ना? देखिए यहां पर अंडरलाइन करिएगा, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द चीज आर नोन बाय द कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर फ्लेवर एंड टेस्ट। अलग अलग वैरायटी आती है चीज की, वो किस पर आधारित होती हैं? सभी में उनका टेक्सचर अलग होता है, उनका टेस्ट सबका अलग अलग होता है, सबका फ्लेवर अलग होता है। टेस्ट और फ्लेवर में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। कोई बताएगा टेस्ट और फ्लेवर में क्या डिफरेंस है? हाँ, एक जैसा लगता है ना, एक जैसा लगता है टेस्ट और फ्लेवर। देखिए फ्लेवर टेस्ट से थोड़ा ब्रॉड टर्म है, व्यापक रूप है उसका। टेस्ट जो है आपके 4 या 5 प्रकार के हैं, बिटर है, सोर टेस्ट है, स्वीट है, साल्टी है, यही तो टेस्ट है। फ्लेवर तो बहुत सारे आते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर आते हैं। फ्लेवर में वैरायटी बहुत होती है, टेस्ट में आपकी लिमिटेड वैरायटी है। तो टेस्ट संकुचित रूप है और फ्लेवर ब्रॉड टर्म है उसका। फ्लेवर में कह सकते हैं, टेस्ट में हम केवल स्वाद पता लगाते हैं, लेकिन फ्लेवर में उसकी महक भी होती है, स्मेल भी होती है। टेस्ट प्लस स्मेल दोनों मिलाकर के फ्लेवर बनता है। वो समझ में आया? कहीं लिख लीजिएगा, जो वर्ड लिखा गया है फ्लेवर, देखिए लिखा ना, कहा गया, गायब हो जाता है। ये देखिए फ्लेवर लिखा ना, इसको लिखिएगा टेस्ट प्लस स्मेल दोनों होती है इसमें। तो फ्लेवर में वैरायटी बहुत होती है, टेस्ट में लिमिटेड वैरायटी होती है, ये डिफरेंस है। तो अलग अलग चीज की वैरायटी क्यों बनाई गई है? क्योंकि सबका टेक्सचर का मतलब समझते हैं। बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं हार्ड होती हैं, उनके अंदर होल्स नहीं होते हैं, और बहुत सारी चीज बहुत सॉफ्ट होती है क्योंकि उनके अंदर होल्स होते हैं। ठीक है, तो होल छोटे हैं कि होल बड़े हैं, होल है ही नहीं है, हो सकता ना होल हो उस चीज में। उनका टेस्ट कैसा है, उनका फ्लेवर कैसा है, इसके आधार पर अलग अलग है। अब ये 2 चीज लिखी गई है, दोनों में क्या देख लीजिए, स्विस चीज और दूसरा कौन सा है, रॉकी फर्टी। अंडरलाइन कर लिया, लिख नहीं रहा मैं, कुछ बता दे रहा आपको। ये प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मनी बैक्टीरिया से बनती है। किससे बनती है? अंडरलाइन करिएगा, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मनी बैक्टीरिया से इसकी राइपनिंग कराई जाती है। अगर कहा जाए चीज की राइपनिंग का मतलब क्या होता है, राइपनिंग ऑफ द चीज क्या है? चीज को पकाना, चीज को में फ्लेवर मिलाना। जो फ्लेवर चीज में आता है, अलग अलग फ्लेवर, वो आता है बैक्टीरिया की मदद से या फंगस की मदद से। तो यहां लिख लीजिए कहीं साइड में, राइपनिंग ऑफ चीज, इसका मतलब क्या है? एडिंग फ्लेवर। इसका मीनिंग होता है फ्लेवर ऐड करना। और फ्लेवर ऐड कैसे किया जाता है? ये 2 बैक्टीरिया लिखिए, ये बैक्टीरिया या फंगस से ऐड कराया जाता है। उसको फंगस या बैक्टीरिया चीज में मिलाएंगे, वो क्या करेंगे, कुछ केमिकल प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से उसमें फ्लेवर जनरेट होगा। ठीक है, तो राइपनिंग ऑफ चीज का मतलब है फ्लेवर ऐड कराना। अब देखिए राइपनिंग कैसे कराई जाती है? स्विस चीज की राइपनिंग होती है प्रोपाइनोबैक्टीरियम से, याद रखिएगा, शर्मनी, और रॉकी फर्टी चीज की फंगस से है। ठीक है, स्पेसिफिक फंगस, तो इसकी जो है फंगस से राइपनिंग कराई जाती है। पेनिसिलियम का पूरा नाम क्या है? रॉकी फर्टी। ठीक है, पेनिसिलियम रॉकी फर्टी फंगस, उससे राइपनिंग होती है। तो ये दोनों है। हालांकि ये चीज इंडिया में मिलता तो है, लेकिन बहुत कम मिलता है। ये सब अब्रॉड, बाहर की चीजें हैं। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें कुछ नहीं, और देखिए माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्री में। ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा, लिखा भी है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री।
इंडस्ट्री में कौन कौन से माइक्रोब यूज किए जाते हैं। तो इंडस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें इंडस्ट्री में दो चीजें पढ़ेंगे। ये तो बेवरेजेस, ठीक है, इंडस्ट्री में बेवरेजेस बनाए जाते हैं, और इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक, ठीक है, बहुत कुछ बनता है इंडस्ट्री में, लेकिन माइक्रोब की मदद से दो चीजें बनाई जाती हैं, इनको पढ़ेंगे हम, बेवरेजेस और एंटी। बेवरेजेस क्या हैं, कोई बताएगा बेवरेजेस किसको कहते हैं? पेय पदार्थ, मनुष्य जो भी लिक्विड को ग्रहण करता है वो सब बेवरेजेस है, ठीक है। जो भी लिक्विड, चाहे वो न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी अन्य पर्पस के लिए जा रहे हैं, सबको क्या बोलते हैं? बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब होता है लिक्विड इनटेक बाय ह्यूमन के द्वारा जो लिक्विड इनटेक किया जाता है, ठीक। हाँ, अब जैसे फ्रूट जूस हो गया, मिल्क हो गया, ये सब बेवरेजेस है। अब ये दो प्रकार के हैं, एक नॉन एल्कोहलिक है और एक एल्कोहलिक होता है, ठीक है। तो इसके दो टाइप हैं, एल्कोहलिक और दूसरा है नॉन एल्कोहलिक। कुछ बेवरेजेस में अल्कोहल होता है, कुछ में अल्कोहल नहीं है। नॉन एल्कोहलिक में मिल्क आ जाएगा, ठीक है, फ्रूट जूस आ जाएगा, बाकी जितनी ऐसी चीजें जिसमें अल्कोहल नहीं है। और अल्कोहलिक में क्या आएगा? वाइन, ब्रांडी, रम, ये सब आ जाएगा, समझ में, बियर वगैरह। अब इसी को आगे देखिए, यहां देखिए, बेवरेजेस जानते हैं कैसे बनाए जाते हैं? फर्मेंटेशन से, पता होना चाहिए। जो बेवरेजेस हैं इनका प्रोडक्शन कैसे होता है? फर्मेंटेशन, ठीक, ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट के द्वारा जो रॉ मटेरियल को सड़ाया जाता है, ठीक है, और उससे क्या बनता है? बेवरेजेस। देखिए यहां लिखा गया है माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट। कौन सा माइक्रोब यूज करेंगे उसमें हम बेवरेजेस बनाने में? ईस्ट को यूज करते हैं, ठीक है, यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बेवरेजेस। बेवरेजेस में वाइन, बियर, विस्की, रम, ब्रांडी, ये सब होता है, ठीक। कौन सा ईस्ट यूज होगा? ईस्ट का नाम ये है, ठीक है, ये सब पता है। जो ईस्ट हम ब्रेड बनाने में यूज करते हैं उसी ईस्ट को इसमें भी यूज किया जा रहा है, लेकिन यहां इसका नाम ब्रीवर्स ईस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये है ब्रीवर्स ईस्ट है, वो बेकर्स ईस्ट था, ठीक। अब बेवरेजेस, जैसे अभी मैंने बताया कि चीज का कई वैरायटी की है, तो किसके आधार पर कई वैरायटी है? उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी टेस्ट कैसा, फ्लेवर है। ये बेवरेजेस भी आपके कितनी है? 1 2 3 4 5 लिखी गई हैं, इतने तरीके की हैं। तो इतने टाइप की जो बेवरेजेस हैं वो किसके आधार पर बनाई जाती हैं? वो बनाई जाती है कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया है। जैसे रम बनाने में गन्ने का जूस यूज किया जाता है, किसी किसी बेवरेजेस को बनाने में एप्पल जूस या ग्रेप्स का जूस यूज करते हैं, ठीक है। कुछ जौ से बनती हैं, जैसे बियर का प्रोडक्शन कैसे होता है? जौ से होता है, ठीक। तो जो बेवरेजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, बेवरेजेस में सीरियल, माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस से बनती हैं, उनका फर्मेंटेशन कराया जाता है। माल्टेड का मतलब समझते हैं? अंकुरित अनाज, ठीक है, अनाज को अंकुरित कराया जाता है और फ्रूट जूस से बेवरेजेस बनती हैं। आगे लिखा है कौन सा मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगा ईस्ट में? कौन सा रिएक्शन चलेगा बेवरेजेस? फर्मेंटेशन। कौन सा चलेगा? फर्मेंटेशन। और इस चैप्टर में अगर कहीं ईस्ट है तो फर्मेंटेशन ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कौन सा है? फर्मेंटेशन रिएक्शन चलेगी ईस्ट में, जिसमें इथेनॉल बनेगा। ईस्ट में इथेनॉल बनता है, ठीक। आगे है बेवरेजेस डिफरेंट टाइप की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स। तो किस पर डिपेंड करती हैं? रॉ मटेरियल कौन सा यूज, ये इसको यहां लिख लीजिएगा, चाहे बुक में कहीं साइड में लिखिएगा। टाइप्स ऑफ बेवरेजेस, बेवरेजेस डिपेंड्स ऑन, किस प्रकार का बेवरेजेस है वो किस पर डिपेंड करता है? दो चीजों पर। एक पहला है टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। अगर
ग्रेप जूस यूज करेंगे या सीरियल्स अनाज यूज कर रहे हैं, अगर अनाज यूज कर रहे हैं तो इससे बियर बना सकते हैं, इससे वाइन बना सकते हैं। बाकी अगर शुगर केन का जूस यूज कर रहे हैं तो इससे रम बन सकती है। ठीक, तो कौन सा मटेरियल यूज किया। दूसरा है कि डिस्टिलेशन करा रहे हैं आप या नहीं करा रहे हैं। डिस्टिलेशन होता है प्यूरिफिकेशन, देखिए यहां लिखा है। ठीक, कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है फर्मेंटेशन में और क्या कौन सा प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। दूसरा है टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, किस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, मतलब डिस्टिलेशन करा रहे हैं, डिस्टिलेशन या विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन। तो किस तरीके का प्रोसेस यूज कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, उस पर भी निर्भर करता है। देखिए, जो बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं वो डायरेक्ट, ठीक है, फर्मेंटेशन करा लिया हमने, ग्रेप जूस का फर्मेंटेशन कराया, बन गया बियर, बन गया। अब उसका अगर डिस्टिलेशन कराएंगे, दूसरे समय प्यूरिफिकेशन कराएंगे तो उसमें अल्कोहल की मात्रा बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा डिस्टिलेशन कराएंगे उतना ही अल्कोहल की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। बियर में अल्कोहल का परसेंट कम होता है, बाकी में रम वगैरह में अल्कोहल का परसेंट 42-43% होता है और यहाँ 8% अल्कोहल है। समझ है, तो डिस्टिलेशन से क्या होता है, अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ता है। ठीक, तो अनडिस्टिल्ड बेवरेजेस है कि डिस्टिल्ड है वो ध्यान रखना है। जैसे यहां लिखा गया है, देखिए वाइन और बियर ये विदाउट डिस्टिलेशन से बनती हैं, ये डायरेक्ट बनती हैं। वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन है, बाकी सब क्या है डिस्टिलेशन से बनती है, तो उनमें अल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, बस इसमें और कुछ नहीं। आगे देखिए एंटीबायोटिक्स। ठीक, तो एंटीबायोटिक्स को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जानते हैं, ये केमिकल हैं। ये क्या है, केमिकल्स होते हैं जिसको माइक्रोब बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स कौन बनाते हैं, या तो बैक्टीरिया बनाएगा या तो फंगस बनाएगा। तो केमिकल्स हैं प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब, सभी माइक्रोब नहीं बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, नॉट ऑल, कुछ माइक्रोब से बनती है। ठीक है, यहां लिख लेंगे सम, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। किसके लिए बनाते हैं एंटीबायोटिक, माइक्रोब एंटीबायोटिक बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए, टू किल द अदर माइक्रोब। एक माइक्रोब एंटीबायोटिक बनाता है दूसरे माइक्रोब को किल करने के लिए। ठीक है, तो किल और टू किल द अदर माइक्रोब। एक ध्यान रखिएगा, कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को दूसरे को मारते हैं और कुछ एंटीबायोटिक दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, उसकी ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। ऐसा नहीं कि सारे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को सबको मार के खत्म कर देंगे, नहीं, बैक्टीरिया को या तो मार भी सकते हैं या तो उनकी ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, स्लो डाउन, रिटार्ड। लिख दे रहा हूं, टू किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं ताकि वो ज्यादा ग्रोथ ना कर पाए। अब एंटीबायोटिक्स, ये बताइए जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाता है उसके लिए वो एंटीबायोटिक घातक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है पेनिसिलियम बैक्टीरिया, पेनिसिलियम फंगस है ना, इससे एंटीबायोटिक बनता है पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया इस फंगस को क्यों नहीं मारता, ये दूसरे को मारता है, अपने को क्यों नहीं मारता। जिस बैक्टीरिया या फंगस से बन रहा है उस बैक्टीरिया फंगस को एंटीबायोटिक नहीं मार पाता है। तो सेम भाई आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा था ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को तो काट देता है लेकिन अपने डीएनए को बचा लेता है, सेम यहां पर है। ठीक है, जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक या जो माइक्रोब बनाता है वो अपने आप को अपने एंटीबायोटिक से बचाने की क्षमता रखता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो इसको नहीं मारेगा वो। आगे देखिए एंटीबायोटिक्स जो एक शब्द है, एंटी का मतलब है एंटी और बायोटिक, एंटी का मीनिंग अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब लाइफ। लाइफ के अगेंस्ट में कोई केमिकल बनाया जा रहा है,
किसकी लाइफ? जो दूसरे पैथोजन को, दूसरे बैक्टीरिया को मारना है, मतलब एंटीबायोटिक किसी लाइफ के अगेंस्ट में काम करते हैं, किसी की लाइफ को अपोज करते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में। तो जिस बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जा रहा है वो बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के लिए अगेंस्ट में काम करेगा, उसका एंटीबायोटिक। लेकिन ह्यूमन के लिए प्रो लाइफ है। एंटीबायोटिक अगर ह्यूमन के लिए कहेंगे, फॉर ह्यूमन, तो ये क्या है? प्रो लाइफ का काम करता है। देखिए यहां लिखा है अगेंस्ट बायोमास हो गया, अगेंस्ट लाइफ, ठीक है, प्रो लाइफ। अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में अगेंस्ट में नहीं काम करता है, ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाता एंटीबायोटिक। केवल ये बैक्टीरिया के लिए अगेंस्ट लाइफ टर्म यूज किया जा रहा है, बैक्टीरिया को मारेगा, पैथोजन को मारेगा, ह्यूमन को नुकसान नहीं करेगा। तो ह्यूमन के लिए ये प्रो लाइफ है, ठीक है, समझ में आ रहा ना? लाइफ को सपोर्ट करता है। प्रो लाइफ का मीनिंग क्या है यहां? सपोर्ट द लाइफ, ह्यूमन की लाइफ को सपोर्ट करेगा, सपोर्टिंग नेचर का है, ठीक। बाकी लिखा है एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल विच प्रोड्यूस बाय द सम। देखिए सम लिखा, ये स्टेटमेंट में आ जाएगा कि ऑल माइक्रोब्स की सम माइक्रोब्स, तो सम, ठीक है। एंड दे किल, या तो मार देंगे या रिटार्ड कर देंगे ग्रोथ ऑफ द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। एंटीबायोटिक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स पर ही अटैक करते हैं, ठीक है, उनको रिटार्ड, उनकी ग्रोथ करते हैं। अब सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा खोजा गया था? तो फर्स्ट एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ठीक है। और फंगस से पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस था। फंगस क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम, इस फंगस से निकाला गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड किया था, फ्लेमिंग ने। वो जो एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था वो डिस्कवरी क्या थी? बाई चांस। देखिए यहां लिखा है, इसकी डिस्कवरी क्या थी? बाई चांस थी, अचानक झटके में अपने आप डिस्कवर हो गया। उनका मकसद नहीं था इसको खोजने का। बताया था एक बार मैंने, बताया था इसको ना बताया, आगे बढ़ जाए। पता है ये चीज, बाई चांस डिस्कवरी पता है ना? समझ में आता ना? ठीक, तो देखिए उन्होंने, वो किस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे? स्टैफिलोकोकस, स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो बता दो, बताइए। हाँ, ठीक। एक चीज ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को खोजा था इन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को दवा के रूप में या उसका फुल पोटेंशियल किसने खोजा था? फुल पोटेंशियल मतलब उसकी काम करने की क्षमता क्या, एंटीबायोटिक क्या करता है, ये सारी चीजें खोजी गई थी फ्लोरी एंड चेंज। देखिए लिखा गया है, कहां गया? हाँ, however full potential as an effective antibiotic was later by the Chen and Florey। ये दो साइंटिस्टों ने ये बताया कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है उसका काम क्या है, उसका पूरा काम, रोल बताया था। उन्होंने केवल फ्लेमिंग ने डिस्कवर कर दिया था बस, ठीक। इसीलिए तीनों साइंटिस्ट को, फ्लोरी एंड चेन को और फ्लेमिंग को, तीनों को मिला करके इन्हों को नोबेल प्राइज 1945 का मिला था, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। और सबसे पहला एंटीबायोटिक जो वर्ल्ड वार सेकंड में यूज किया गया था वो यही था, ठीक है, सैनिकों की सुरक्षा के लिए ये एंटीबायोटिक देख लिखा है। शोल्डर्स वॉन्डेड, उनको जो घाव हो जाते थे उनके घाव को भरने के लिए सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में एंटीबायोटिक का प्रयोग किया गया था, पेनिसिलिन को। समझ में आ रहा ना? अब हो गया यहां तक। तो इसमें क्या देखना है आपको? इसमें ही देखना है एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ठीक। एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट लाइफ काम करते हैं, बैक्टीरिया के लिए, ह्यूमन के लिए प्रो लाइफ का काम करता है, ठीक है। एंटीबायोटिक या तो बैक्टीरिया को किल करेंगे या तो उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करा देंगे, ठीक है। सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने खोजा? ये उसका फुल पोटेंशियल किसने खोजा? फ्लोरी एंड चेन ने, मतलब उसका इफेक्टिव रूप खोजा था, ठीक। और नोबेल प्राइज तीनों को मिला था 1945 का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसी एंटीबायोटिक को यूज किया गया था। आइए देखिए इसके बाद
पेनिसिलिन के बाद में बहुत सारे एंटीबायोटिक खोजे गए। अब थोड़ा सा एक एंटीबायोटिक के नाम लिख लीजिए। टेट्रासाइक्लिन, एक चीज ध्यान रखिए, सबसे एंटीबायोटिक्स कहां से आइसोलेट की जाती हैं? तो एंटीबायोटिक को नोट कर लीजिएगा, एंटीबायोटिक्स आइसोलेटेड फ्रॉम, या तो उनको बैक्टीरिया से निकालेंगे या फिर कहां से? फंजाई से। सम बैक्टीरिया एंड सम फंजाई। ठीक, सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक कहां से निकाली जाती है? मोस्टली आइसोलेटेड, बताइए, आइसोलेटेड फ्रॉम किस बैक्टीरिया से? नोट कर लीजिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोमाइसिस एक ग्रुप का नाम है, ये जीनस है, आगे स्पीशीज बदलेगी। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक निकाली जाती है। ठीक, अभी आपको समझ यहां क्लियर हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स डिजीज को ठीक करती हैं, बीमारियों को ठीक करती है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैक्सिमम एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रुप, ये ग्रुप का नाम है, जीनस है ये। जल्दी जल्दी फास्ट लिखिए, कितना बज रहा है? 5 बज गया। हो गया। अब इसमें एंटीबायोटिक का काम सबको पता है, डिजीज को ठीक करने में एंटीबायोटिक यूज करते हैं। कुछ बीमारियों का नाम लिखा, जैसे व्होपिंग कफ, काली खांसी एक बीमारी होती है, व्होपिंग कफ, ठीक है, काली खांसी। ठीक, डिप्थीरिया है, गलघोटू, गला दम घुटने लगता है, इस बीमारी में खांसी आती है, जैसे लगता है दम घुट रहा है, तो समझ में आया? सांस लेने में बहुत समस्या होने लगती है, गला घोट डिजीज बोलते हैं, गलघोटू। ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर कुछ अटका हुआ है, सांस लेने में दिक्कत होती है, समझ में आया? गलघोटू डिजीज। कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया कैसे होता है? कोरेनी बैक्टीरियम, पूरा लिख लीजिएगा, कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है, नाम पता होना चाहिए क्योंकि यहां लिखा गया है। और ये व्होपिंग कफ बॉर्डेला, पूरा नाम देख लीजिए, स्पेलिंग पेट्रोसिस, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक होगा, ठीक है, जीनस की स्पेलिंग मिस्टेक होगा, नाम यही है इसका। ये हो गया व्होपिंग कफ, हाँ ठीक है, बॉडी तेलाती होगा, देख लीजिए। अब कुछ एंटीबायोटिक के नाम आपको पता होना चाहिए, देखिए, जैसे टेट्रासाइक्लिन, ये कहां से मिलती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस क्या है? स्पीशीज है। क्लोरोमफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है, क्लोरोमफेनिकोल, पढ़े ना एंटीबायोटिक तो कुछ जानते होंगे ना कि इसमें कौन सा सॉल्ट पड़ा। जब एंटीबायोटिक आप यूज करते हैं तो टैबलेट पर ऊपर सॉल्ट लिखा रहता है कि टेट्रासाइक्लिन पड़ी है कि क्लोरोमफेनिकोल है इसमें। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनाजुली, ठीक, एक ही चीज है, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, टेट्रामाइसिन एक ही चीज है, समझ में आया? स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो भी स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से निकाली जाती है। इरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। तो यहाँ कुछ के नाम हो गए, ठीक। अब ये टॉपिक पढ़ लीजिए, केमिकल्स, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। इस टॉपिक में जानते हैं क्या पढ़ना है? माइक्रोब से कौन कौन से केमिकल्स निकाले जाते हैं, माइक्रोब से कुछ एंजाइम भी निकाले जाते हैं, और माइक्रोब से कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल निकाले जाते हैं। समझ में आया? देखिए, पहले केमिकल देख लेते हैं, फिर एंजाइम देखेंगे, फिर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल देखेंगे, ठीक। देखिए, यहाँ पर कौन कौन से केमिकल हैं, केमिकल्स जो माइक्रोब से आइसोलेट किए जाते हैं। इसमें है, सबसे पहला देखिए, सिट्रिक एसिड। पहला केमिकल कौन सा है? फर्स्ट है सिट्रिक एसिड। कहां से? फंगस से निकलेगा, एस्परजिलस नाइगर, लिख लीजिएगा, एस्परजिलस
नाइगर, ठीक है। ये क्या ध्यान रखिएगा, ये फंगस है, ठीक है। दूसरा है सेकंड लैक्टिक एसिड, सबको पता है लैक्टोबैसिलस एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया है, ध्यान रखना है। एसिटिक एसिड कहां से मिलेगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो मैं यहाँ केवल नाम लिख दे रहा हूं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हो गया। तीसरा है लैक्टिक एसिड, वहां से देख लीजिएगा नाम, ये सब हो गया केमिकल, ठीक। सिट्रिक एसिड, एसिटिक और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बनाता है इसको, ठीक है। इसको आइसोलेट कर लेंगे वहां से हम मीडियम से, और अपने यूज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड किसके में यूज करेंगे, कर्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। एसिटिक एसिड सिरके में होता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ इथेनॉल किससे बनेगा, ईस्ट, सबको बताना ईस्ट से। अब एंजाइम पढ़ना है, तो कुछ माइक्रोब्स एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से एंजाइम देखिए इसमें पढ़ने हैं आपको। एक एंजाइम है लाइपेज, लाइपेज एंजाइम का प्रोडक्शन किससे है, माइक्रोब से। दूसरा एंजाइम इसमें लिखा गया होगा, देखिए पैक्टिनेज, पैक्टिनेज। यहीं पर जो जगह बनी है ना, ये जगह आपके पास शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लीजिए कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे आप तो इसे पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मैं स्लाइड में अपने मन से हिसाब से नोट कर लिया कि ये समराइज करके। तो लाइपेज हो गया, पैक्टिनेज और प्रोटीएज, ये एंजाइम हो गया, ठीक है। और कोई एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज, लेकिन स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में आता है तो वो एंजाइम, लेकिन क्या है वो बायोएक्टिव है, तो उसको वहीं पढ़ेंगे, ठीक। लाइपेज एंजाइम माइक्रोब से, लाइपेज का काम क्या होता है, जो लॉन्ड्री में, ठीक है, कपड़े पर जो दाग लग जाता है ऑयल स्टेन, उसको हटाने के लिए लाइपेज एंजाइम का सहारा लेते हैं। डिटर्जेंट के फॉर्मूला में ये एंजाइम पड़ा होता है, डिटर्जेंट आता है तो उसमें उसके जो फॉर्मुलेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है, क्या क्या पड़ा है उसमें, तो उसमें लाइपेज मिलता है देखने को, क्योंकि ये ऑयल के स्टेन को हटाता है। आपने पढ़ा लाइपेज डाइजेस्ट द फैट, ऑयल को डाइजेस्ट करता ना। तो कपड़े पर ऑयल का दाग लगा हुआ है तो ऑयल है, तो उसको हटाएगा कौन, लाइपेज। तो डिटर्जेंट से हम लोग जो हटाते हैं इसमें ये है। पैक्टिनेज और प्रोटीएज किसके लिए, फ्रूट जूस क्लियरिंग, पढ़ लीजिए लिखा है, देखिए फ्रूट जूस, बॉटल जूस जो होते हैं मार्केट में, जो बॉटल में जो जूस आता है बड़ा साफ सुथरा रहता है, लेकिन आप घर पे निकालिए जूस को तो साफ नहीं होता है, पीने का मन नहीं करेगा। लेकिन मार्केट का जूस एकदम क्लियर होता है। तो क्या ऐसा हो गया उसमें, उसमें ये दो एंजाइम मिला दी, दो नहीं तीन है, एक और नाम लिखिएगा, सेल्यूलेज, सेल्यूलेज, ये तीन एंजाइम मिलाए जाते हैं जूस में, जो जूस को क्लियर कर देते हैं। जिससे ये जो मौसमी का जूस निकाला गया साफ सुथरा नहीं दिख रहा है, इसमें ये तीनों एंजाइम मिला देंगे। इसके बाद में ये क्या करेंगे, उस जूस में जो पैक्टिन होगा, क्योंकि वो सेल्स आती है ना, अरे फ्रूट जूस किसका हिस्सा है, प्लांट प्रोडक्ट है, फल का एक हिस्सा, ठीक है। तो उसमें उस फल से सेल आएंगी, जूस में जो सेल्स रहती हैं या कुछ प्रोटीन रहती हैं जो डेड हो चुकी हैं, कुछ प्रोटीन, और सेल में सेल वॉल होती है। सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, कैल्शियम, सेलुलोज की, पैक्टिन की सेल वॉल होती है ना। तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करने में सेलुलेज और पैक्टिनेज यूज किया जाता है। तो सेल वॉल जब डाइजेस्ट हो जाती है और प्रोटीन कुछ डाइजेस्ट हो जाती हैं, तो फ्रूट क्या हो जाता है, जूस क्लियर हो जाएगा। फिर इसको छान लेंगे तो एकदम क्लियर जूस आ जाएगा, ये सब इसको डाइजेस्ट कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियरिफिकेशन ऑफ द फ्रूट जूस में इसका यूज किया जाता है। अब बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या है, देखिए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसको मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है, दवा के रूप में। क्या हम इस एंजाइम को दवा के रूप में यूज कर रहे हैं, लाइपेज जो माइक्रोब बना रहा है दवा तो नहीं यूज कर रहे हैं, ये जो सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये दवाई के रूप में नहीं यूज किया जा रहा है, लेकिन माइक्रोब के द्वारा कुछ चीजें ऐसी बनाई जाती हैं इसको मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है, उनको बोलते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये केमिकल्स हैं, लिख लीजिएगा, केमिकल्स हैं प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, जो माइक्रोब बनाया, यूज्ड एज
मेडिसिन, जिसको मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक, अब एंटीबायोटिक जो आपने अभी पढ़ा ना, वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। एंटीबायोटिक किसने बनाया? बैक्टीरिया ने। वो क्या है? बायोएक्टिव में है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। दूसरा है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम ये बैक्टीरिया बनाता है, नाम लिखा गया है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कौन बनाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। क्लॉट बस्टर्स, इसको कैसे यूज करेंगे? इसको क्लॉट बस्टर्स के रूप में यूज किया जाता है। शरीर में कहीं जो है खून जम जाता है, किसी का इंजेक्शन दिया जाता है क्लॉट को बस्ट कराने के लिए, थक्के को हटाने के लिए। समझ में आया? क्लॉट बस्टर्स है। आगे देखिए, मतलब हार्ट अटैक के चांस को घटाने के लिए, क्योंकि अगर कहीं क्लॉट जम गया है तो जाहिर सी बात है हार्ट अटैक का चांस हो सकता है, ब्लड वेसल ब्लॉक हो चुकी होंगी। ठीक है, दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा है? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक, ये इम्यूनोसप्रेसेंट, जिस पर्सन की बॉडी में ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कराते हैं, जिसमें भी ऑर्गन, जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया जाता है, उसका इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को हमेशा जिंदगी भर अपने अंदर रखे रहे, उसको रिजेक्ट ना करे। ठीक है, उससे बचने के लिए क्या करते हैं? तो साइक्लोस्पोरिन ए को ट्रीटमेंट दिया जाता है, उस पर्सन को इंजेक्शन देते हैं। उसका लिखे दिखा है, इट इज यूज्ड एज द इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में मैंने बताया था कि हो सकता है इम्यून सिस्टम इसको रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो सब कुछ आपने मैच करा लिया, लेकिन फिर भी इसका इंजेक्शन देना पड़ेगा। ठीक, अगला कौन सा है? स्टैटिन। तो ये कहां से मिलेगा? साइक्लोस्पोरिन ये फंगस से मिलेगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और स्टैटिन कहां से मिलता है? ईस्ट से। ईस्ट का नाम क्या है? मोलस्कस परफ्यूरियस। इसको कहां स्टैटिन को यूज करते हैं? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटाने के लिए इसको यूज किया जाता है। थोड़ा सा ये रटने वाला एरिया है, ऐसे बना करके कि कौन सा केमिकल है, कौन सा एंजाइम है। और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में देखिए 4 हैं। एक ये है स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, और ये आपका हो गया स्टैटिन हो गया। ठीक, और ये एंटीबायोटिक हो गया। समझ में आया? कहां से बनते हैं याद रखिए। और ये बड़ा टॉपिक है, ये माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। देख लीजिए, आधे घंटे में इसको खत्म करेंगे। ठीक, तभी ये 2 कल फिनिश हो जाएगा चैप्टर। देखिए, इसको समझ लीजिए, इस टॉपिक को समझना है। अब तक तो रटने वाला हिस्सा था, इस टॉपिक को जितना आप लिख सकिए लिख लीजिएगा और समझ भी लीजिए। देखिए, इसको मैं किनारे कर दे रहा हूं, इसमें ज्यादा कुछ समझाना नहीं। देखिए, सबसे पहले वहीं साइड में लिखते रहिए, जगह है क्या क्या हेडिंग रखनी है। सबसे पहले आपको सीवेज पता होना चाहिए कि सीवेज क्या होता है। मतलब इस टॉपिक में पढ़ना क्या है? माइक्रोब्स को यूज किया जाएगा सीवेज को ट्रीट करने के लिए, नाले के पानी को, गंदे पानी को साफ करने के लिए माइक्रोब का सहारा लिया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। सीवेज क्या होता है? ये एक नगर पालिका का म्यूनिसिपल वेस्ट होता है। नगर पालिका का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। घर का कूड़ा कचरा, ठीक है, और सब का नालों में जो बहता है पानी, वो सीवेज है। सीवेज में क्या क्या हो सकता है तो लिख लीजिएगा वहीं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे सीवेज में ह्यूमन एक्सक्रीटा। अगर कहा जाए सीवेज में सबसे ज्यादा क्या होता है, सीवेज में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, मनुष्य का मलमूत्र। ठीक, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में बहुत कुछ आ जाएगा, घर का खाना, किचन का, ठीक है, पेपर है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक चीजें हैं, जो कचरा ऑर्गेनिक जाता है। और कुछ कचरा उसमें होता है इनऑर्गेनिक। जैसे इनऑर्गेनिक में पानी बरसा तो खेत में जो नाइट्रेट है, जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो फर्टिलाइजर बह के कहाँ जाते हैं? नदियों में तो जाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया। ठीक, ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इसके बाद माइक्रोब्स होते ही हैं भाई, सीवेज में माइक्रोब्स तो होंगे ही, हार्मफुल माइक्रोब होते हैं, खतरनाक वाले माइक्रोब होते हैं। ठीक, और कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स भी होते हैं सीवेज में।
लेड है, कैडमियम है, ये सब। ठीक। और क्या हो सकता है सीवेज में? सबसे ज्यादा मात्रा में वाटर। पूछा जाता है वाटर कितना है, तो 99.9% वाटर है। मतलब ये सब कुछ कितने में है? 0.1 में। तो अशुद्धियां कितने परसेंट में है? 0.1 में। 99.9% वाटर ही है सीवेज में। लेकिन देखता, बिल्कुल इतना वाटर है, 0.1 है, लेकिन ये पॉइंट देखिए, लगता देखने में आपको बहुत कुछ है। लगता क्यों है? क्योंकि देखिए वो जैसे पॉलिथीन बैग है, इतना बड़ा एरिया घेरे हुए है, पन्नी बहती जा रही है। ज्यादातर तो अगर नाले में देखेंगे तो पॉलिथीन का ही तो रहता है, तो नजर आता है वही कुछ है, सब कुछ है, लेकिन वाटर सबसे ज्यादा होता है। ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सीवेज का परसेंटेज हो गया। ठीक। अब ये हो गया। देखिए पिछले पेज पर थोड़ा इसमें देख लीजिए क्या लिखा। देखिए सीवेज लार्ज अमाउंट ऑफ द, देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक इसने लिखा, इसने इनऑर्गेनिक नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा। इन्होंने इनऑर्गेनिक नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा कि सीवेज में ऑर्गेनिक है और माइक्रोब है। ठीक। और कुछ नहीं बताया, लेकिन इतनी चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो गया। अगर सीवेज को ट्रीट ना करके डायरेक्ट नदियों में ऐसे बहा दिया जाए इस पानी को, तो पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन। इसलिए सीवेज को ट्रीट करते हैं प्लांट के माध्यम से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। समझ में आया? हमने तो देखा है वास्तविक रूप से। इलाहाबाद में मेरा एक फ्रेंड रहता है, मैंने पूरा विजिट किया है इसको। देखिए अगले पेज, ये पूरा मैं देखा है, सही है। समझ में आया? जो वहां पर गंगा नदी है, उस नदी के किनारे बना रहता है अक्सर ये। नदी के पानी को ले करके या नाले के पानी को साफ करके और उसी को उसमें नदी में भेज देते हैं। ऑटोमेटिक चलता है, कुछ करना नहीं है, सब ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा है, बस केवल उसको मॉनिटर करना रहता है, क्योंकि गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है। समझ में आया? ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो देखिए यहाँ मेरी बात सुनिए, ये आपका सवाल यहाँ लिखा है, ये इसमें बताया गया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हर जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाएंगे, तो कॉस्टली पड़ता थोड़ा सा सिस्टम पूरा। ठीक है। बहुत लिमिटेड जगहों पर इसको लगाया गया है, खासकर नदियों के जहां रिवर्स है उन्हीं के किनारे लगाया गया, क्योंकि रिवर्स में जो पानी पूरे शहर का आ रहा है, उस सिटी के पानी को साफ करके उसमें भेजना है, तो वहीं लगाया जाता है रिवर के किनारे। इसको लिमिटेड जगहों पर अभी है। ठीक। अब एक चीज देखिए, सीवेज में माइक्रोब्स हैं या नहीं है? हैं। उन्हीं माइक्रोब की मदद ली जाएगी और उन्हीं की मदद से पानी साफ कराया जाएगा। लेकिन उस नाले में पानी साफ नहीं कर पा रहे थे, नाले के पानी में माइक्रोब थे, बैक्टीरिया थे, लेकिन वहां वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हम जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उस पानी को ले गए, तो उन्हीं माइक्रोब की मदद से उस पानी को साफ भी कराया जाएगा। समझ गया? हाँ, तो कैसे कराया जाएगा वो देख लीजिए। ये लाइन लिखी गई है, देखिए पढ़िएगा यहां पर। ठीक। यहां लिख सकते हैं आप, एन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? ट्रीटमेंट माइक्रोब्स नोट कर लीजिएगा। प्रेजेंट इन सीवेज, जो सीवेज में माइक्रोब्स हैं उनको यूज किया जाता है तो ट्रीट द सीवेज, उस कचड़े को साफ करने के लिए उसी में जो माइक्रोब है उन्हीं को यूज करते हैं। पहले नहीं साफ कर रहे तो इसका कारण है ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी उसमें। हमारा मेन मकसद अभी देखिए, उनको ऑक्सीजन दे देंगे तो बस मौज आ जाएगी, उसको साफ करके सही कर देंगे पानी को, और उस पानी में ऑक्सीजन नहीं थी उतनी। ठीक है। अब ये समझ में आएगा। मैं जैसे बेसिक समझ लीजिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो मेन चीज क्या है, जो पानी नाले में बह रहा है उसमें कचरा है, उस कचड़े में सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। वाटर तो है ही, लेकिन अशुद्धियों में सबसे ज्यादा क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, जो हमारे घर से निकला ऑर्गेनिक मैटर, कचरा। ठीक है। और क्या है? खतरनाक वाले माइक्रोब्स हैं। अब ये माइक्रोब्स दो कैटेगरी के हो सकते हैं, एरोबिक भी हो सकते हैं, एनएरोबिक भी हो सकते हैं, अवायवीय श्वसन करने वाले और वायवीय श्वसन वाले। ठीक है। लेकिन ये बेचारे माइक्रोब, इसको माइक्रोब कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं? उनका भोजन क्या है? यही ऑर्गेनिक मैटर उनका भोजन है।
अरे उस कंदित नाले के पानी में ये माइक्रोब अपनी अगर संख्या बढ़ाएंगे तो उसी को खा करके तो बढ़ाएंगे, यही उनका खाना है, यही उनका भोजन है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट वही उनका भोजन हो गया। लेकिन वहां ये इस ऑर्गेनिक मैटर को खत्म नहीं कर पाते हैं, पानी को साफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर इसी पानी में किसी तरीके से आप एयर को फ्लो करा दीजिए, एयर, ठीक है, तो एयर फ्लो होने से इसमें जो एरोबिक वाले माइक्रोब्स है, एरोबिक, उनको ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लग जाएगा। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम घुली होती है, वातावरण में ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, लेकिन वाटर में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होती है। तो ये जो माइक्रोब वाटर में थे, गंदे वाटर में, ये उसको साफ नहीं कर पा रहे थे, इनकी संख्या नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि इनमें पानी में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर आप बाहर से ऑक्सीजन दे दीजिए तो यही एरोबिक माइक्रोब्स क्या करेंगे, इतने ज्यादा हो जाएंगे कि सबको खा करके ये खत्म कर देंगे, सारा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा, खाना बचेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो यही सीरियस ट्रीटमेंट प्लांट में करना है। अरे बिल्कुल, नाला खुला है, धक्के खुले से मतलब नहीं होता आपका, नाला खुला है, लेकिन पानी में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होती है, ध्यान रखिएगा। पानी में अगर आप ऑक्सीजन को फ्लो करा रहे हैं या पानी में डिस्टरबेंस क्रिएट करा दिया, देखिए जो बहता पानी है वो साफ होता है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। पानी रुका हुआ है, साफ नहीं होता। कारण क्या, बहते पानी में जब पानी में कोई डिस्टरबेंस आएगा, जैसे वाटर है, पानी को ऐसे हिला दीजिए, किसी मशीन से ऐसे रोटेट कराते पानी अपने आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। मतलब तुरंत नहीं होगा, समय लगेगा, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया उनको ऑक्सीजन मिले, क्योंकि पानी में अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तो वातावरण की ऑक्सीजन मिल जाती है, लेकिन पानी शांत है तो उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व कम होती है। समझ में आया? यहाँ हमको बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन फ्लो करानी पड़ेगी उनके लिए, ठीक, यही कारण है। तो इसका मेन मकसद यही है कि यही माइक्रोब इसी ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करेंगे। जो ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, इनऑर्गेनिक खत्म हम करते हैं, इनऑर्गेनिक वो लोग नहीं करते, ध्यान रखिएगा। अगर कहा जाए, अभी पढ़े भी होंगे आप कि इसमें कितने स्टेप हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी, दो किताब में बुक में दिए। एक टर्सरी होता है, तो टर्सरी ट्रीटमेंट में हम ये हटाते हैं, ज्यादातर इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज को हटाया जाता है टर्सरी में, या माइक्रोब्स को कुछ को किल करते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो अब स्टेप देख लीजिए, देखिए जितना फिनिश हो जाएगा देख लीजिए, बाकी तो नेक्स्ट टाइम होगा ही, ठीक है। देखिए, अगर कहा जाए कितने स्टेप्स हैं सीरियस ट्रीटमेंट के, तो स्टेप्स में दो बुक में लिखे गए हैं, दो। पहला स्टेप है प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट, ठीक, और दूसरा स्टेप है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट, ये फिजिकल मेथड है। ये क्या है, फिजिकल मेथड है, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति इसमें कुछ, केवल फिजिकली इसको ट्रीट किया जाएगा। मैकेनिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, फिजिकल या मैकेनिकल एक ही चीज होती है। ये फिजिकली ट्रीट करते हैं, मैकेनिकल ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। बायोलॉजिकल क्यों यूं बोलते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रोब, सेकेंडरी में ही माइक्रोब ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, प्राइमरी में वो कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि एयर जो फ्लो कराते हैं हम बाहर से, वो सेकेंडरी में कराते हैं। पहले तो पानी से मोटा मोटा अशुद्धियों को हटा देंगे, ठीक है, वो प्राइमरी में करते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को फिजिकल या मैकेनिकल कहते हैं। प्राइमरी में क्या चीज रिमूव कराया जाता है, क्या चीज रिमूव कराते हैं, इसमें हम लोग सीवेज में क्या चीज रिमूव कराते हैं, इस पानी से हम लोग ग्रिट को रिमूव कराते हैं। ग्रिट बुक में लिखा गया, अंडरलाइन कर लीजिए, वहीं लिखा है ग्रिट, GRIT। ग्रिट का मतलब क्या होता है, ग्रिट का मीनिंग है, देखिए एक साथ पूरा लिखिएगा, रिमूव लार्ज, मतलब ऐसे कह सकते हैं, रिमूव इनसॉल्युबल, जो अशुद्धियां इनसॉल्युबल हैं। पॉलिथीन बैग है, पेपर के टुकड़े हैं, सीवेज में मिट्टी के पार्टिकल हैं, सॉइल है, होती है ना, कंकड़ पत्थर हो गया, छोटे छोटे स्टोन हो गए, ठीक है, प्लास्टिक के टुकड़े हो गए, जितने भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं,
अशुद्धियां इनसॉल्युबल जो घुलती नहीं है उसको सबको प्राइमरी में हटा दिया जाता है। तो रिमूव क्या करते हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ठीक है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। देखिए यहां इन्होंने लिखा होगा, क्या लिखा है इन्होंने, देखिए बता दें आपको। हाँ, ट्रीटमेंट फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल को बिना किसी रसायन के, बिना किसी माइक्रोब की मदद से उसको फिजिकली रिमूव कराएंगे, ठीक है। क्या क्या रिमूव कराते हैं, लार्ज पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल, बड़े पार्टिकल को या छोटे पार्टिकल को, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहीं से क्या रिमूव कराया जाएगा, देखिए लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल को रिमूव कराते हैं, फिजिकली रिमूव कराएंगे। कैसे रिमूव कराएंगे, पहले फिल्टर कराएंगे पानी को, फिल्टरेशन, दूसरा सेडिमेंटेशन। तो दो स्टेप होते हैं, फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन, समझ में आया। पहले स्टेप में क्या चीज रिमूव कराएंगे, फ्लोटिंग डेब्रिस, और दूसरे स्टेप में ग्रिट। ये यहां देख लीजिए, इसी को यहां आप देख लीजिए, देखिए जो फिजिकल ट्रीटमेंट है कौन सा वाला, प्राइमरी, मैं इसको डायग्राम बना दे रहा हूं, देखिए हो गए, हट गए, अरे यार ये क्यों नहीं जा रहा, डिलीट कर दे उसको, ये पेज हट जाएगा ना, नहीं हटेगा, कोई बात नहीं। एक डायग्राम देख लीजिए, आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर ये सीवेज आ रहा है, ये सीवेज है। सबसे पहले एक टैंक बना होगा, बहुत बड़ा टैंक है और ऊंचा सा होता टैंक, ठीक है। इसको बोलते हैं फिल्टरेशन टैंक, फिल्टरेशन टैंक। दो टैंक होते हैं, और दूसरा है सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। ये सेकंड क्या हो गया, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन टैंक। ये दोनों प्राइमरी ट्रीटमेंट में है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम सीवेज को पहले, सीवेज को फिजिकली ट्रीट करते हैं, मैकेनिकली ट्रीट करते हैं। तो पहले उसमें फिल्टरेशन कराएंगे, फिर उसका सेडिमेंटेशन कराएंगे। फिल्टरेशन में जाली लगी होती है, क्या लगी होती है, वायर मैश लगा होता है। वायर मैश समझ रहे हैं ना, जाली, ठीक है, लोहे की जालियां होती हैं, ऐसे बीच बीच में ऐसे कमरा, एक दो इस तरीके से मैश लगाई जाती है, वायर मैश। ऊपर से पानी को गिराया जा रहा है, भेजा, इधर से पानी को गिराया जा रहा है। जो वायर मैश है, इनमें जो होल का साइज होता है, तो ऊपर होल के साइज बड़े होते हैं, जैसे जैसे नीचे वह मैश आती जाएंगे होल के साइज छोटे, मतलब नीचे की जालियां बारीक होती हैं छेद वाली, और ऊपर की जालियों के छेद बड़े होते हैं। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जैसे पॉलिथीन बैग वगैरह हैं, पन्नी है, ठीक है, पेपर के टुकड़े हो गए, प्लास्टिक है, ये सब ऊपर ही टिक जाता है, रुक जाता है। छोटे छोटे टुकड़े यहां रुक गया, भाई जो यहां से बच के निकल गया वो यहां रुक गया, जो यहां से बच के निकल गया वो यहां रुक गया। तो ये जालियों में फंस जाते जाकर के, ठीक है। तो यहां पर लार्ज पार्टिकल, जो बड़े बड़े पार्टिकल है, उनको यहां से इसमें हट गए। अब यहां से जो पानी बह के जा रहा है, उस पानी में क्या क्या है, उस पानी में सब कुछ है, बस बड़े पार्टिकल नहीं है, बड़े स्टोन नहीं है, बड़े पत्थर नहीं है उसमें, ठीक, पॉलिथीन बैग नहीं है, पेपर के टुकड़े नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, वो सब नहीं है, बाकी सब इसमें है। तो ये पानी यहाँ पर पहुंचा दिया गया। अब इसमें भी कुछ इंप्योरिटीज हैं। इसमें क्या क्या हटाया जाता है, इसमें तो लार्ज पार्टिकल, बुक ने लिखा, पहले क्या करेंगे, लार्ज पार्टिकल को हटाएंगे। सेडिमेंटेशन में हम ग्रिट हटाते हैं, ग्रिट, देखिए वहां लिखा गया, अंडरलाइन करिएगा, लार्ज पार्टिकल एंड ग्रिट आर रिमूव्ड। तो ग्रिट क्या होता है, हाँ ये कोई बात नहीं है। फ्लोटिंग डेब्रिस का मतलब समझते हैं, फ्लोटिंग डेब्रिस का मतलब ऐसा मलबा, ऐसा कचरा जो फ्लोट करता रहता है, ठीक, जो तैरता रहता है। जो चीज हल्की होगी वही तो तैरेगी, ठीक है। तो उसका चूंकि वो ज्यादा बड़े एरिया में है, पॉलिथीन बैग वगैरह तैरते रहते हैं, तो उनको यहां से हटा दिया फ्लोटिंग डेब्रिस को, ग्रिट को यहां से हटाते हैं, इसलिए अंडरलाइन कर लेते हैं। ग्रिट में क्या हो सकता है, सॉइल, मिट्टी,
और प्लस पेबल्स लिखा ना, स्मॉल पेबल्स। मतलब इसमें सब कुछ है, पानी है, ऑर्गेनिक मैटर है, सब कुछ है। इसमें हम क्या चीज हटाएंगे? सॉइल की, क्योंकि मिट्टी जो है वो यहां से छननी, वो नीचे आ जाएगी, उसके लिए कोई छन्नी नहीं है, वो सब यहाँ नीचे आ जाएगी। सॉइल जो छोटे छोटे कंकड़ हैं वो सब छन करके निकल जाएंगे, बारीक वाले, उससे सैंड वगैरह समझ लीजिए, ठीक, वो यहाँ आ गए इसमें। तो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या करते हैं, उसको, सीवेज को एक लंबे समय के लिए स्टे करा देते हैं, रोक देते हैं। जैसे पानी में अगर मिट्टी घुली हुई है, उस पानी को थोड़ी देर रख दीजिए तो फिरा करके नीचे बैठ जाती है, इम्प्योरिटी बैठ जाती है ना, शुद्धियां नीचे आ जाएंगी। तो वही सेम है, यहाँ पर सारी गंदगी नीचे आ जाएगी, सारी सॉइल नीचे बैठ जाएगी, ठीक, और छोटे छोटे पेबल्स नीचे बैठ जाएंगे। ऊपर जो पानी रहेगा, अब वो पानी थोड़ा साफ हो गया है, तो सारा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जिससे हटा दिया जाता है, जो सब्जियां इनसॉल्युबल हैं, अघुलनशील हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट में उन्हीं को हटाते हैं, कोई सॉल्युबल नहीं हटा है। अब यहां से जो ऊपर रहता है उसको बोलते हैं इफ्लुएंट। क्या बोलते हैं? इफ्लुएंट बोलते हैं ना। और जो नीचे बैठता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट। सेडिमेंट यहां सेटल डाउन कर जाएगा नीचे, ठीक। और ये जो नीचे का कचरा बचता है इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। प्राइमरी ट्रीटमेंट का कचरा, कोई ऊपर वाला पानी तो साफ कुछ हुआ, उसको आगे बढ़ाना, लेकिन ये कचरा तो यहाँ इकट्ठा हो गया ना, और इसमें जो जालियों पर कचरा फंसा हुआ है, ये दोनों क्या है? ये प्राइमरी स्लज है। याद रखिए, प्राइमरी स्लज वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट का, ठीक है, कहीं लिख लीजिएगा। जो प्राइमरी स्लज लिखा गया है, स्लज, वो क्या है? वो है वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट को आप डेब्रिस भी लिख सकते हैं, डेब्रिस मतलब मलबा, कचरा, ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट का, ठीक है। अब माइक्रोब्स वगैरह ऊपर हैं, इसमें भी माइक्रोब होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इनमें कम है, क्योंकि माइक्रोब वजन में हल्के हैं, वो ऊपर ही रहेंगे पानी के साथ में ज्यादातर, वो आगे बढ़ेंगे, अभी इसमें ज्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। वो सेटल डाउन नहीं करते हैं, माइक्रोब्स जो है वो सेटल डाउन नहीं करेंगे, याद रखिएगा। इसमें माइक्रोब्स की संख्या लिमिटेड रहेगी, सारे माइक्रोब आगे जाएंगे, अब वो फ्लोट कर रहे हैं सब ना। तो अभी मैंने साफ नहीं किया गया, अभी केवल अघुलनशील इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हटाया गया है, केवल बस मोटा मोटा चीजें हटाई गई हैं। मिट्टी के कण हटा दिए गए हैं, छोटे पेबल्स, छोटे छोटे स्टोन, बड़े पार्टिकल्स को पहला छन्नी से हटाया, दूसरा निथार दिया, उसको सेडिमेंट करा दिया, ठीक। और यहाँ जो फिल्ट्रेशन कराते हैं, बुक में लिखा सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल का मतलब समझते हैं? सीक्वेंस में मतलब ये जो जालियां लगी रहती है मैश ग्रेड, ये सीक्वेंस में रहती हैं, ऊपर बड़े होल वाली, नीचे छोटा होल, छोटा होल, तो सीक्वेंस में कराते हैं उसको, ठीक है। तो 2 स्टेप तो ये पूरा हो गया, पहला स्टेप में 2 स्टेप। अब आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो देखिए सेकेंडरी में ज्यादा कुछ नहीं है, आगे समझिएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाएगा? इसमें माइक्रोब का, इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, माइक्रोब्स का सहारा लिया जाएगा। जो माइक्रोब सीवेज में है, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो इफ्लुएंट है वो सेकेंडरी में भेजा जाता है, ठीक है। इसमें सेकेंडरी में किसको ट्रीट किया जाएगा? इसमें हम ट्रीटमेंट किसका करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे ऑफ इफ्लुएंट, इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया है उसका जो इफ्लुएंट बना है उसको ट्रीट करेंगे, इसमें माइक्रोब्स की मदद ली जाएगी, ठीक है। तो इसमें मेन कुछ नहीं है, पढ़िएगा, इसमें एयर फ्लो कराएंगे। एयर फ्लो कराते हैं किसमें? जो सीवेज है, सीवेज में या इफ्लुएंट में क्या करते हैं? एयर, मतलब जहां से पानी को अगले टैंक में भेजा गया, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। दूसरे टैंक में जब पानी को भेजेंगे तो उसमें हम एयर फ्लो कराएंगे, एयर। और या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको तेजी से रोटेट करा दीजिए। एक वर्ड लिखा गया होगा, पढ़िए,
देखिए इसमें लिखा गया होगा बाई फ्लोइंग द एयर इन द सीवेज, या तो सीवेज में आप एयर को फ्लो करा दीजिए, हाँ, एजिटेशन, एयर फ्लो एंड एजिटेशन, एजिटेटर, एजिटेटियो, एजिटेटर सिस्टम से मतलब दो सिस्टम, या तो एयर को फ्लो कराएंगे और दूसरा एजिटेटर, एजिटेटर समझते हैं, उस सीवेज को हिला देंगे, ठीक, मशीन की मदद से उसमें मोटर लगाएंगे, मोटर पर इससे, और मोटर पूरा ऐसे जो रई होती है ऐसे ऐसे ना, दूध मिल्क से क्रीम निकालने वाले, ऐसे मोटर में ब्लेड लगा हो, ब्लेड घूमेगा पूरे पानी में, तो एनवायरमेंट से जो ऑक्सीजन है वो सीधे सीवेज में आकर के मिलेगी, क्योंकि रोटेट कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, और थोड़ा सा एयर भी फ्लो करा देंगे, तो एयर फ्लो कराते हैं और एजिटेटर सिस्टम, एजिटेशन कराते हैं किसका, सीवेज का, अंडरलाइन कर लीजिएगा उसको, समझ में आ गया, ये दो चीजें इसमें यूज की जाती हैं। तो उसमें जो सीवेज में जो माइक्रोब्स हैं, कौन से माइक्रोब, जो एरोबिक वाले हैं, ऑक्सीजन वाले हैं, उनकी मौज आ जाती है, क्योंकि एनर्बिक वाले भी हैं, उनकी मौज नहीं आएगी, उनको तो बिना ऑक्सीजन में अपना काम करना है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई बिना ऑक्सीजन में करेंगे, लेकिन एरोबिक वाले उनकी संख्या बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फंगस बहुत ज्यादा हो जाएगा। कहां से आ गया, पानी था, सीवेज था, ये देखिए फिर से देख लीजिए, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो टैंक रहते हैं, यहां से पानी फिल्ट्रेशन में भेजा, यहां से पानी को सेटलिंग टैंक में भेजा, सेडिमेंटेशन टैंक या सेटलिंग टैंक एक ही चीज होती है, यहां से वाटर को भेजा किसमें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कराने के लिए, इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने एक काम किया, या तो इसमें एयर फ्लो करा दिया, इस पानी में एयर, और या तो मोटर लगा करके इसको रोटेट करा दिया। अब इसमें जो माइक्रोब है, जो एरोबिक वाले हैं, वो ग्रो कर जाएंगे, जो फंगस है वो ग्रो कर जाएगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, वो फ्लॉक्स का रूप धारण कर लेंगे, एक वर्ड लिखा गया फ्लॉक्स, तो मास ऑफ द माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीव है वो पूरा मास में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वो उनको ऑक्सीजन मिल गई, मजे आ गए, वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइक्रोब्स के क्या बन जाएंगे, फ्लॉक्स बन जाएंगे, झुंड बन जाएगा माइक्रोब्स का। भाई खाना पीना तो उनके लिए बहुत कुछ है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा पा रहे थे उस पानी में, अब ऑक्सीजन मिल गई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, खाना तो बहुत सारा है, तो जितना कचरा था जिसको हम साफ करना चाह रहे थे, किसको साफ करना चाह रहे थे, ऑर्गेनिक मैटर को, वही ऑर्गेनिक मैटर को अब ये तेजी से खाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे खूब, और माइक्रोब्स को धीरे धीरे खा करके खत्म कर देंगे। समझ में आया, एक काम सिद्ध हो गया ना, पानी से मेन इंप्योरिटी तो हट गई, ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर को हटा लिया गया। यहां पर इसमें यही है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम एयर फ्लो कराएंगे, एजिटेटर सिस्टम लगा देंगे, जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं, कौन से वाले, एरोबिक माइक्रोब, वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर देंगे, ठीक है। तो अब लिख लीजिएगा, एरोबिक माइक्रोब्स में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और फंगस भी, फंगस ये प्रोलिफरेट करेंगे, ये प्रोलिफरेट मतलब इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, प्रोलिफरेट, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी, और एक रूप धारण किसका कर लेंगे, फ्लॉक्स का, FLOCS लिखा ना, केस, ये है ना, फ्लॉक्स के रूप धारण कर लेंगे, मास में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक, हाँ, तो यही बैक्टीरिया, एसोसिएशन ऑफ द फंगस विद द एल्गल फिलामेंट, ठीक है, फंगस का एसोसिएशन होना, और यही जो माइक्रोब हैं, बैक्टीरिया और फंगस, ये क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर, उस ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर लेंगे, तो एक चीज खत्म कर देते, समझ में आया। अब थोड़ा सा इसमें रे डायग्राम बनाना था, तो वो आप कल समझ लीजिए उसको, ठीक। ये मान के चलिए फिनिश है टॉपिक, ये कल जो बायोगैस प्रोडक्शन खत्म करना है, और माइक्रोब्स एज द बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ के चले आइएगा, ठीक, और क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा कर लीजिए भाई, कुछ लोगों को आता है, क्वेश्चन किए होंगे, बाकी कर लीजिए।
हाँ हाँ बीओडी। पानी जब साफ होता है तो बीओडी क्या होती है, घटती है। बीओडी घटना ही वाटर साफ होना है। बीओडी ज्यादा रहेगी